प्रिय विद्यार्थियों, गुड आफ्टरनून। आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। विद्यार्थियों, इस क्लास में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं संविधान का भाग 5 राष्ट्रपति। अब तक आपने संविधान के भाग 1, 2, 3, 4 पढ़े। पहले संविधान के भाग में हमने आपको भारत के राज्य और संघराज्य क्षेत्र पढ़ाए थे। संविधान के भाग 2 में आपने पढ़ी थी नागरिकता। संविधान के भाग 3 में आपने पढ़ी थी मौलिक अधिकार और संविधान के भाग 4 में आपने पढ़ा था राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और अब आप संविधान का भाग 5 पढ़ने जा रहे हैं, संघ की कार्यपालिका। और संघ की कार्यपालिका में आप पढ़ने जा रहे हैं उसका सबसे प्रमुख व्यक्ति है जो राष्ट्रपति। और आज हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ने जो जा रहे हैं, इसके बारे में एक चीज हमें पहले से जानना होगा। राष्ट्रपति की प्रणाली हमने ली कहां से? राष्ट्रपति की प्रणाली हमने कहां से ली? ध्यान दीजिएगा, अगर कोई देश अपने मुखिया को चुनता है या जिस राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष चुना हुआ होता है, तो जान लीजिए वो देश गणतांत्रिक है। ये गणतंत्र की पद्धति तो हम लोगों ने फ्रांस से लिया, लेकिन राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की प्रणाली हम लोगों ने अमेरिका से लिया। और उसके निर्वाचन की सिस्टम जो हमने लिए, यानी निर्वाचन की प्रणाली का जो तौर तरीका लिया, वो आयरलैंड से लिया। इतना ही नहीं, बल्कि जो राष्ट्रपति राज्यसभा में कुछ सीटें आवंटित करता है, 12 लोगों को उसमें मनोनीत करता है, ये प्रणाली भी हम लोगों ने आयरलैंड से लिया। तो आपके सामने इतने तथ्य हो गए राष्ट्रपति के बारे में। इसके बाद अब जान लीजिए कि राष्ट्रपति जिसको हमने अपने राष्ट्राध्यक्ष के रूप में चुना, हमारा जो सबसे चीफ पर्सनालिटी है, वो राष्ट्र का पहला नागरिक है, वो इस राष्ट्रपति के लिए जो अनुच्छेद भाग 5 में बताए गए, वो 52 से शुरू होते हैं। स्वाभाविक है, क्यों 51 में तो आपने नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ा था, मौलिक कर्तव्यों को पढ़ा था, तो 52 से शुरू होते हैं राष्ट्रपति। और 52 से लेकर 62 तक इनके जो कार्य से संबंधित, इनके बारे में विवरण से संबंधित सारे अनुच्छेद आपके सामने हैं। देखिए, अनुच्छेद 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52, यानी भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो उसको हमने पहले बता दिया कि हमारा देश यानी गणतंत्र है, और इसको अमेरिका से हमने उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की प्रणाली लिया है। अब उसमें आगे कहता हो कि अनुच्छेद 53, संविधान की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी। ये देखते जाइए आगे। राष्ट्रपति के लिए कहता है अनुच्छेद 52 से 62 तक के सारे अनुच्छेद विस्तृत है। इसमें अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का राष्ट्रपति होगा, हमारे देश का एक प्रेसिडेंट होगा, राष्ट्र का मुखिया होगा। और 53 में कहता है संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी, प्रधानमंत्री में नहीं। संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। यह बात अलग है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए जो मंत्रिपरिषद होती है, वही वास्तव में उसका कार्य संचालन करती है। वो आगे का विषय है, आगे बताया जाएगा, लेकिन सिद्धांत रूप में समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, अनुच्छेद 53। और आगे कहता है अनुच्छेद 54 में कि वो राष्ट्रपति निर्वाचित होगा। तो अभी हमने बताया ना, जिस देश का राष्ट्र प्रमुख, शासन प्रमुख निर्वाचित होता है, उसे गणतांत्रिक देश कहा जाता है। और गणतंत्र की पद्धति हम लोगों ने फ्रांस से लिया, क्योंकि हमारा राष्ट्रपति या राष्ट्र का मुखिया वो जो है जन्म के आधार पर नहीं, वंश परंपरागत के आधार पर नहीं है, बल्कि वो निर्वाचित है। उसका हर 5 साल पे निर्वाचन होता है, यानी गणतांत्रिक पद्धति है हमारे यहाँ। और हमारे राष्ट्रपति का निर्वाचन हर 5 वर्ष बाद होता है। अनुच्छेद 54 के तहत कहा गया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। ठीक, ये देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो उसके निर्वाचन की कुछ योग्यताएं होनी चाहिए। राष्ट्रपति के निर्वाचन की कुछ योग्यताएं तो होनी चाहिए। तो ये देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन की आखिर योग्यता क्या क्या है, ये हम लोग जान लेते हैं आगे। राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो योग्यता होती है, उसमें कहा जाता है कि राष्ट्रपति भारत का नागरिक होना चाहिए, अर्थात भारत का नागरिक हो तभी वो राष्ट्रपति हो सकता है। और भारत का नागरिक, मैंने नागरिकता पढ़ाया है कि ये जरूरी नहीं कि भारत में जो जन्मा वो भारत का नागरिक है, बल्कि इसे तो हटा दिया गया। भारत के वंश परंपरा का, यानी भारतीय माता पिता, दादा दादी, नाना नानी से संबंधित कोई व्यक्ति भारत में अगर जन्म नहीं लिया, विदेश में भी जन्मा, तो भारत का नागरिक है।
तो राष्ट्रपति बनने की पहली शर्त है कि वो व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद दूसरी शर्त है कि वह पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए। तीसरी शर्त है वह लोकसभा का सांसद बनने की योग्यता रखता हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। और चौथी है वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ऐसा व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए अपना पर्चा दाखिला कर सकता है। ये राष्ट्रपति के निर्वाचन की योग्यता हो गई। अब देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में जो बनते हैं लोग कि आखिर राष्ट्रपति का जब निर्वाचन होगा तो कौन कौन लोग राष्ट्रपति का निर्वाचन करेंगे, तो उसके लिए एक निर्वाचक मंडल बनता है। ठीक, निर्वाचन मंडल। ये देखिए संसद यानी लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधि, यहां इसको देखिएगा, विधानसभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधि ही इसमें भाग ले सकते हैं। राज्यसभा, लोकसभा यानी संसद तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधि ही राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकते हैं। ठीक, इतना ही नहीं, 70वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, संघ शासित प्रदेश है, पांडिचेरी वो भी यूनियन टेरिटरी है यानी संघ शासित प्रदेश है। 70वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं को भी राष्ट्रपति के निर्वाचन नामावली में शामिल कर लिया गया 70वें संविधान संशोधन द्वारा। ध्यान रहे 69वें संविधान संशोधन के द्वारा इन दोनों संघ शासित प्रदेशों दिल्ली और पांडिचेरी में विधानसभाएं दी गई 69वें संविधान संशोधन द्वारा, और 70वें संविधान संशोधन के द्वारा इन दोनों विधानसभाओं को राष्ट्रपति निर्वाचन प्रणाली में शामिल कर लिया गया। यद्यपि संघ शासित प्रदेश हैं, ठीक, इनको शामिल कर लिया गया। तो इस तरह हमने देख लिया कि ये लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। इसमें एक चीज और ध्यान दीजिएगा, लोकसभा के संसद की लोकसभा और विधानसभा तो राज्यसभा तो भाग लेते हैं, लेकिन राज्य की विधानसभाओं की बात हो रही है। 7 राज्यों में कम से कम विधान परिषद भी है, तो क्या विधान परिषद भी इसमें भाग लेते हैं? नहीं। ध्यान दीजिएगा, 2 चीजें राष्ट्रपति निर्वाचन में भाग नहीं लेते। लोकसभा या राज्यसभा के जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं वे ही भाग लेंगे, यानी मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे। उसी तरह विधानसभाओं के भी निर्वाचित प्रतिनिधि भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। और विधान परिषद के सदस्य भी राष्ट्रपति निर्वाचन में भाग नहीं लेते। कायदे से कंसेप्ट क्लियर कीजिएगा, मनोनीत सदस्य, सारे सदनों के मनोनीत सदस्य, और विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचन में भाग नहीं लेते। ठीक, ये जान लीजिए, ये जो राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली है। इसके बाद जान लीजिए राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जमानत राशि लगती है। भाई जमानत राशि आखिर क्यों बनाई गई? कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ता, जमानत राशि इसलिए तैयार की गई, उसका प्रावधान इसलिए किया गया ताकि बेवजह के लोग चुनाव लड़ने न चले जाएं। कम से कम कुछ पैसा लगेगा तो हो सकता है कुछ लोग इसी नाते अस्किता जाए कि यार जितना उतना नहीं है तो क्या करने के लिए हम जाकर के वहां बेवजह चुनाव लड़ने जाएं, 15,000 रुपया खर्च हो जाएगा, है ना। यहाँ देखिए जमानत राशि अनुच्छेद 55 में जो है कहा गया जमानत राशि 15,000 रुपए है और इसमें 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक होने चाहिए। जमानत राशि कितना है? 15,000 रुपया। इसको बढ़ाया नहीं गया है, लोकसभा राज्यसभा के लिए बढ़ाया गया है, लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में जमानत राशि को बढ़ाया नहीं गया है। ठीक, इनको बढ़ाया नहीं गया, बल्कि 15,000 उसकी जमानत राशि है और इसमें 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होने चाहिए। पहले 10-10 अनुमोदक और प्रस्तावक थे, लेकिन अब 50-50 अनुमोदक और प्रस्तावक होने चाहिए। यह भी ध्यान दीजिएगा, ये जरूरी नहीं कि जिसने प्रस्ताव किया हो, जिसने अनुमोदन किया हो, वो राष्ट्रपति को वोट दे ही, ये आवश्यक नहीं है, लेकिन 50 अनुमोदक 50 प्रस्तावक होने चाहिए राष्ट्रपति के चुनाव के समय। और जान लीजिए कि उनके मतदान प्रणाली आखिर क्या है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की मतदान प्रणाली गुप्त मतदान प्रणाली यहां स्वीकार की गई है, और साथ ही एकल संक्रमण मत पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है, यानी एसटीवीएस सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम, सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम के द्वारा एकल संक्रमण मत पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। अर्थात पहले तो चुनाव गुप्त तरीके से वोट डाला जाता है, खुला निर्वाचन नहीं होता, और दूसरा होता है सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम, एकल संक्रमण मत पद्धति। मतलब एक ही व्यक्ति वरीयता के आधार पर कई वोट दे सकता है, एक पहली वरीयता का वोट, दूसरी वरीयता का वोट, तीसरी वरीयता, कई वरीयता का वोट दे सकता है और सबको वोट दे सकता है, लेकिन प्रथम वरीयता वोट ही अधिक प्रभावी होता है। इसको बोलते हैं सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम,
यानी एक ही व्यक्ति अपने वोट को कई लोगों को ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन प्रथम वोट जिसको देगा वो ज्यादा प्रभावी होगा, दूसरा जो देगा वो कम प्रभावी होगा, तीसरा देगा उससे कम प्रभावी होगा। इस तरह से वो जितने लोग खड़े हैं चाहे तो सबको वोट दे सकता है, बट फर्स्ट जो वोट होगा वो ज्यादा प्रभावी होगा। इसको सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम, एकल संकरण मत पद्धति कहा जाता है। इस मत पद्धति का आविष्कार सबसे पहले थॉमस हेयर नाम के एक अंग्रेज ने किया था, है ना। इसके आविष्कारक जो हैं वे हैं थॉमस हेयर। थॉमस हेयर नाम के एक अंग्रेज ने एकल संकरण मत पद्धति का आविष्कार किया था और इसमें उन्होंने कहा कि इस तरह से वोट दिया जा सकेगा। ध्यान दीजिएगा, प्रथम वरीयता वोट अधिक से अधिक प्रभावित तो करता ही है, लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति भी आई है जब द्वितीय वरीयता प्राप्त मतों के आधार पर लोगों की जीत हुई है। ऐसे राष्ट्रपति हैं डॉक्टर बीबी गिरी, डॉक्टर बारा वेंकट गिरी, ऐसे पहले प्रेसिडेंट थे जो प्रथम वरीयता के वोटों में बराबर हो गए अपने प्रतिद्वंदी से और दूसरी वरीयता का वोट गिना गया और उसमें वो जीत गए। ये ऐसा भी भारत में हो चुका है डॉक्टर बीबी गिरी के साथ, जो द्वितीय वरीयता प्राप्त वोटों के साथ जीते हैं। प्रथम वरीयता का वोट दोनों प्रतिद्वंदियों में टाई अप हो गया था, ये ऐसा हुआ है। तो वरीयता दी जाती है प्रथम को, लेकिन द्वितीय तृतीय वरीयता भी दी जा सकती है और ऐसा भी हुआ इस देश में। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव की जो अभिशंसा की जाती है, यानी जो अधिसूचना जारी की जाती है, उसको करता कौन है? निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव की अधिसूचना जारी करता है और वही राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाता भी है, उसी के देखरेख में होती है राष्ट्रपति का चुनाव। ये देखिए अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के चुनाव की रीति हो गई। ठीक, इसमें भी ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रपति चुनाव का आधार वर्ष जो है ये 1971 को रखा गया है। 1971 की जो जनगणना है उसको आधार वर्ष माना गया है राष्ट्रपति के चुनाव का। ये 2026 तक जारी रहेगी। ठीक, उस समय का जो जनसंख्या था उसी को आधार माना जाता है, उसको आधार मान करके राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, यानी इतने ही लोग राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेंगे और उसको 2026 तक नियत किया गया है। 84वें संविधान संशोधन के द्वारा संसदीय सीटों को, यानी जो सांसद विधायक का जो चुनाव होता है उनके जनगणना का आधार 2001 रखा गया और ये भी 2026 तक नियत रहेगा इसी तरह से, ताकि सीटें बढ़ने ना पाए। क्योंकि अगर जनगणना अधिक हो गई है, जनसंख्या अधिक हो गई है, तो उसके अनुपात में हमारे जनप्रतिनिधि भी अधिक होने चाहिए। तो जनप्रतिनिधि जनसंख्या के आधार पर अधिक न होने पाए, इसे 1926 तक नियत कर दिया गया है। लोकसभा और विधानसभा के सीटों की संख्या को 2026 तक इसलिए नियत कर दिया गया ताकि वर्तमान जनगणना पे लेंगे तो उनकी जनसंख्या, इनकी हमारे प्रतिनिधियों की संख्या ज्यादा हो जाएगी और लोकसभा में तथा विधानसभा में सीटें बढ़ानी पड़ेंगी अगर अब की जनगणना लें। तो इसलिए लोकसभा और विधानसभा की सीटों को नियत रखने के लिए 2001 की जनगणना को माना गया अभी आधार वर्ष। 2026 तक नियत रहेगा इसी तरह, क्योंकि उस समय की जनगणना को लेंगे तो हमारी वर्तमान जो सीटें हैं उसी तरह पड़ी रहेंगी। लेकिन राष्ट्रपति वाले के लिए 1971 की जनगणना को आधार वर्ष माना गया है और यह भी 2026 तक नियत रहेगा। ये दोनों चीजें, जनसंख्या, जनगणना का आधार वर्ष, ऐसा जो है इनके लिए किया जाता है। एक चीज इसमें आपको और भी जानना होगा, हमारे राष्ट्रपति महोदय जो है इनकी पदावधि क्या है, जान लीजिए। राष्ट्रपति महोदय की पदावधि यानी कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 5 वर्ष के लिए। राष्ट्रपति की पदावधि अनुच्छेद 56 के अनुसार 5 वर्ष है ना। अनुच्छेद 56 कहता है राष्ट्रपति की पदावधि, यानी राष्ट्रपति कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अनुच्छेद 56 के बाद राष्ट्रपति की पद अवधि नियत की गई है 5 वर्ष के लिए। लेकिन यह भी ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति अपने इस 5 वर्ष के कार्यकाल से पूर्व भी कुछ परिस्थितियों में अलग हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति महोदय अस्वस्थ हैं, कार्य करने में बहुत समस्या हो रही है उनको, तो वे 5 वर्ष पूर्व ही उपराष्ट्रपति महोदय को अपना त्यागपत्र सौंप देंगे और ऐसा कर सकते हैं, अपने पद से हट सकते हैं। मान लीजिए कि राष्ट्रपति महोदय की मृत्यु हो गई, तो ऐसी स्थिति में तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, राष्ट्रपति महोदय अपने पद से हट सकते हैं। या अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति के ऊपर अभियोग लगा दिया गया, राष्ट्रपति का महाभियोग की दशा में यदि राष्ट्रपति अपने पद से पदच्युत हो जाते हैं तो समझिए 5 वर्ष से पहले ही हट गए। अन्यथा इन चीजों को न लिया जाए तो अनुच्छेद 56 के अनुसार जो राष्ट्रपति की पदावधि नियुक्त की गई है, नियत की गई, वो है 5 वर्ष, 5 साल तक वो अपने पद पर रहेंगे। ठीक, एक चीज इसमें और जान लीजिए, राष्ट्रपति जो एकल संक्रमण मत पद्धति के द्वारा चुने जाते हैं,
लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा एकल संक्रमण, उनका एक कोटा तय किया जाता है, कोटा तय होता है। जैसे कोटा कैसे तय होगा, सांसदों और विधायकों का मत मूल्य निकाला जाता है, सांसदों और विधायकों का मत मूल्य निकाला जाता है। जैसे विधायकों का मत मूल्य क्या होता है, इसको ऐसे सुन लीजिए कायदे से। विधायकों का मत मूल्य होता है उस राज्य की जनसंख्या में भाग दे दिया जाता है राज्य के विधानसभाओं के प्रतिनिधियों की संख्या। ठीक, राज्य विधानसभा के प्रतिनिधियों की संख्या की उसमें भाग दे दिया जाता है और 1000 का कुल में उसमें गुणा कर दिया जाता है। ये विधायकों का मत मूल्य निकल जाता है। जैसे यूपी के विधायकों का मत मूल्य सबसे ज्यादा होता है, फिर उसके बाद सांसदों का विधायक मत मूल्य निकलता है। जैसे सांसदों का जो मत मूल्य निकाला जाता है उसमें भारतवर्ष के सभी विधानसभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या में संपूर्ण लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों की भाग दे दी जाती है और इस सांसदों का मत मूल्य निकल जाता है और तब तय होता है कोटा। और कोटा कैसे तय होता है, संसद की और विधानसभाओं के जितने प्रतिनिधि जो चुनाव प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं उसमें डाले गए कुल वोट में जितने प्रतिनिधि चुनाव लड़ रहे हैं राष्ट्रपति पद के लिए उतने लोगों की संख्या का भाग दे दिया जाता है, नीचे +1 ऊपर +1। ये ओरली जान लीजिए क्योंकि आपके परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसे ओरली आपको बता दिया। ये एक कोटा तय होता है और जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश के विधायकों और उत्तर प्रदेश के सांसदों का मत मूल्य सबसे ज्यादा होता है। सिक्किम वगैरह वाले तो बेचारे पूरे जितने आते हैं उनमें एक का विधायक उनको परास्त कर देता है, इतना मत मूल्य हमारे यहाँ होता है क्योंकि हमारी जनसंख्या ज्यादा है। तो चुनाव की रीति है, लेकिन ये रहे चुनाव की पदावधि और चुनाव की पात्रता। यहां एक चीज कहा गया, अनुच्छेद 57 के अनुसार कोई प्रेसिडेंट जो कि चुनाव लड़ा एक बार जीत गया तो ऐसा नहीं को एक बार ही चुनाव, वो बार बार चुनाव लड़ सकता है। ऐसा हमारे देश में थोड़ा दूसरे देशों से अलग है। अमेरिका में 2 बार है, कोई प्रेसिडेंट लगातार 2 बार चुनाव लड़कर जीत सकता है। हालांकि वहां भी पहले कई बार लोग चुनाव लड़कर जीते, लेकिन संशोधन हो गया। वहां फ्रैंकलिन डाउ रूजवेल्ट बार बार चुनाव लड़कर जीतते थे, लगातार 4 बार वो चुनाव जीते थे अमेरिका में। 4 वर्ष के कार्यकाल में 4 चौका 16 वर्ष तक वो अमेरिका के हैंडल को संभालते रहे। लेकिन हमारे यहाँ कोई व्यक्ति बार बार अगर जीतने की अवस्था में तो चुनाव लड़कर जीत सकता है, यानी पुनर्निर्वाचन की पात्रता उसके लिए कहिए अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 के तहत हमारे यहाँ बार बार चुनाव लड़ा जा सकता है। लेकिन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो पहली बार चुनाव तो नहीं लड़े थे, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रपति नियुक्त हुए थे और दूसरी बार भी वो पुनर्निर्वाचित हुए। उसके बाद से वो तीसरी बार चुनाव नहीं लड़े। तो ये एक जो है ये परंपरा बन गई कि 2 बार चुनाव लड़ा जाए। हालांकि संवैधानिक रूप से किसी के बार बार चुनाव लड़ने पर रोक नहीं है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव कितनी बार लड़ सकता है तो राष्ट्रपति का चुनाव बार बार लड़ सकता है, वह पुनर्निर्वाचन का पात्र होता है अनुच्छेद 57 के अनुसार। ठीक, अनुच्छेद 58 जो है वो कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कुछ उत्तरदायित्व तय करता है और 59 में कहता है कि उनकी पदावधि के लिए कुछ उत्तरदायित्व तय किए जाएं। ये सारी चीजें होती हैं, वो एकदम से इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण अनुच्छेद 60 ये इंपॉर्टेंट है। ये बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत शपथ ग्रहण करता है? अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण। प्रिय विद्यार्थियों, एक चीज आप ये भी जान लीजिए, सबका शपथ ग्रहण अलग अलग होता है, ठीक है ना। सांसद, विधायक और मंत्री अलग शपथ ग्रहण करते हैं, लेकिन जो न्यायाधीश होता है उसका शपथ ग्रहण अलग होता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण अलग होता है। राष्ट्रपति महोदय जब शपथ ग्रहण लेते हैं तो वो कहते हैं मैं संविधान का रक्षण, परिरक्षण और संरक्षण करूंगा। ये देखिए, ये राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण है। जब न्यायाधीश शपथ ग्रहण करते हैं तो वो कहते हैं मैं भारत के विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और भारत के संविधान की सुरक्षा करूंगा। और जब सांसद, विधायक जब आते हैं और मंत्री जब आते हैं तो वो कहते हैं मैं भारत के विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए शासन संचालन करूंगा। ये ऐसा है, सबके संविधान की अलग अलग प्रक्रिया है और संविधान अनुसूची, भारत का शपथ अनुसूची 3 में दिया भी है। अनुसूची 3 में आपको पढ़ा चुका हूं। तो इस तरह से अनुच्छेद 60 के तहत होता है राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण। आइए हम देखते हैं राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के बाद राष्ट्रपति के ऊपर क्या महाभियोग लगाकर उनको हटाया जा सकता है। यहां एक चर्चा जैसी विषय है और वो है राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 60।
राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 60। इसमें जरा हम लोग देख लेते हैं कि राष्ट्रपति पे महाभियोग क्या है। राष्ट्रपति पे महाभियोग जैसी बात जब आती है, अर्थात हमारे देश के प्रेसिडेंट जो सर्वोच्च मुखिया हैं उनके ऊपर केवल एक ही आधार पर महाभियोग लगता है। हाँ, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, लेकिन केवल एक ऐसा आधार है जब उनके ऊपर महाभियोग लगता है, वो है संविधान का अतिक्रमण। ठीक, राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61, इसका एक ही आधार है और वो आधार है संविधान का अतिक्रमण। संविधान का अतिक्रमण, इस आधार पर राष्ट्रपति महोदय पर महाभियोग लगाया जा सकता है। महाभियोग लगाने की प्रक्रिया है, राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व यह सूचना देनी होगी कि सर आपसे संविधान का अतिक्रमण हुआ है, इसलिए आप पर महाभियोग चलाया जाएगा। 14 दिन पूर्व उनको सूचना दी जाएगी और 14 दिन पूर्व सूचना देने के बाद फिर राष्ट्रपति महोदय अपने महाभियोग के बचाव के लिए चाहे स्वयं चाहे अपने किसी वकील के माध्यम से अपने अभियोग का बचाव कर सकते हैं, ये उनको अधिकार दिया गया। और उसके बाद भी यदि 2/3 बहुमत से लोकसभा से पारित होकर के राज्यसभा में जाए और राज्यसभा भी 2/3 बहुमत से उसको पारित कर दे तो राष्ट्रपति महोदय को अपने पद से हटना होगा। राष्ट्रपति के महाभियोग पारित हो जाने के बाद उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि अन्य लोगों पर महाभियोग यदि पारित होता है, पहले तो महाभियोग अन्य लोगों पर लगता ही नहीं, अन्य लोगों पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया चलती है, तो उन लोगों पर अगर महाभियोग जैसी प्रक्रिया चलती है और वो पारित हो जाता है तो उस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर आवश्यक होता है। लेकिन राष्ट्रपति के महाभियोग पर पारित हो जाने पर कोई हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होती। जिस दिन राष्ट्रपति पर ये महाभियोग सिद्ध हो जाता है वे अपने पद से पदच्युत हो जाते हैं। अनुच्छेद 61 यही आप जान लीजिएगा। हमारे संविधान के अनुसार महाभियोग केवल राष्ट्रपति पर ही लगता है, महाभियोग केवल प्रेसिडेंट पर ही लगता है और सब पर नहीं लगता। और सब पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया चलती है, महाभियोग जैसी प्रक्रिया। और महाभियोग जैसी प्रक्रिया के पात्र इसमें लगभग 3 पात्र और हैं जो महाभियोग जैसी प्रक्रिया के तहत आते हैं। राष्ट्रपति पर तो महाभियोग लगता है और महाभियोग जैसी प्रक्रिया और देखिए किस पर चलती है। हमारे उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायाधीश, इन लोगों पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया चलती है। नंबर 1 हो गए। नंबर 2 में जान लीजिए, निर्वाचन आयुक्त जितने हैं राज्यों के और केंद्र के निर्वाचन आयुक्तों पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया चलती है, 2 हो गई। और तीसरा जान लीजिए, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कैग के ऊपर भी महाभियोग जैसी प्रक्रिया चलती है। यानी उन पर महाभियोग लगाने के लिए 14 दिन पहले उनको सूचना दी जाएगी, फिर लोकसभा या राज्यसभा दोनों में 2/3 बहुमत से अगर पारित हो गया तो ये पारित माना जाएगा। ये महाभियोग जैसी प्रक्रिया है। लेकिन राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया सीधे है, उनको 14 दिन पहले बताया जाएगा और सदन के किसी भी समय, किसी भी पीठ से, संसद के किसी भी सदन से, चाहे लोकसभा से चाहे राज्यसभा से, महाभियोग का प्रस्ताव शुरू किया जा सकता है, प्रक्रिया को शुरू किया जा सकता है राष्ट्रपति के लिए। तो इस तरह से महाभियोग जैसी प्रक्रिया में हमारे पास कितने हो गए? एक तो हो गए राष्ट्रपति महोदय, ठीक, और दूसरे हो गए पहले राष्ट्रपति, दूसरे हो गए न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश, है ना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के, ठीक, और तीसरे हो गए कैग सीएजी, और चौथे हो गए निर्वाचन आयुक्त, चाहे राज्य के हों या केंद्र के हों, केंद्र और राज्य दोनों के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त के ऊपर भी महाभियोग जैसी प्रक्रिया चलती है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148, इन पर भी महाभियोग जैसी प्रक्रिया चलती है। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों पर भी ऐसी प्रक्रिया चलती है। और राष्ट्रपति के ऊपर तो चलती ही है। कभी कभी अगर संघ लोक सेवा आयोग उपराष्ट्रपति आ जाए तो घबराइएगा मत, संघ लोक सेवा आयोग के ऊपर महाभियोग जैसी प्रक्रिया नहीं चलती, बल्कि अदालत या न्यायाधीशों की अनुशंसा पर उनको राष्ट्रपति महोदय हटाते हैं। जबकि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति महोदय पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया चलती है। उनको यहां इसलिए नहीं रखा गया कि उनको संविधान के अतिक्रमण किए बगैर भी उन पर प्रक्रिया चलाई जा सकती है और उनके महाभियोग प्रस्ताव को राज्यसभा से शुरू किया जाएगा। तो इसलिए उपराष्ट्रपति इसमें लिखे नहीं गए, लेकिन समय समय पर उपराष्ट्रपति को कहा जा सकता है। हमारे यहाँ प्राधिकारी कम से कम 4 ऐसे हैं जो महाभियोग या महाभियोग जैसी प्रक्रिया से हटाए जाते हैं। अनुच्छेद 61।
स्टूडेंट, अब हम लोग राष्ट्रपति के पावर के बारे में थोड़ा जानेंगे। हमारे राष्ट्रपति महोदय के पास क्या क्या शक्तियां हैं, इसको हम लोग इस क्लास के बाद नेक्स्ट क्लास में राष्ट्रपति के पास पावर ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसमें आज इतना ही। थैंक यू क्लास।